गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम क्वांटिफायर्स के बारे में पढ़ रहे थे कि क्वांटिफायर्स क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशन देख ली थी और हमने देखा था कि क्वांटिफायर्स हैं वो कितने प्रकार के होते हैं और इनको उदाहरण सहित हमने समझ लिया था। और परमात्रकों का निषेध कैसे निकालते हैं वो देखा था और उन पे आधारित कुछ नियम थे उनको देख लिया था और उन पे एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे थे। नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। यदि S इक्वल टू सेट ऑफ 1 2 3 4 5 तब निम्न प्रत्येक पर कथन का सत्य मान ट्रुथ वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो इसमें फर्स्ट पार्ट है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू S Px जहाँ Px सच दैट x प्लस 3 लेस देन 10 है। तो हमें जो ये कथन दिया हुआ है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू S Px, ये स्टेटमेंट है, इसको हमें दिखाना है कि ये सत्य है या असत्य है। तो हम यहाँ देखते हैं Px हमें क्या दिया हुआ है, x प्लस 3 लेस देन 10 है और x है, इसका डोमेन क्या है, सेट S है। x है वो S में बिलोंग कर रहा है और सेट S हमें क्या दिया हुआ है, सेट ऑफ 1 2 3 4 5। तो x की जगह हम ये एलिमेंट्स लें सेट S के 1 2 3 4 5 और इसमें 3 ऐड करें तो ये हमेशा लेस देन क्या रहेगा, 10 रहेगा। तो स्टेटमेंट फॉर ऑल x बिलोंग्स टू S Px है, ये स्टेटमेंट हमेशा ट्रू रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि सभी x बिलोंग्स टू S के लिए Px है वो x प्लस 3 लेस देन 10 होगा। सेकेंड पार्ट है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू S Px जहाँ Px x प्लस 3 लेस देन 8 है। स्टेटमेंट फॉर ऑल x बिलोंग्स टू S Px ये असत्य रहेगा। क्यों रहेगा, x है, इसका डोमेन है S जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5। तो x की जगह हम 1 2 3 4 रखेंगे तो और उसमें 3 ऐड करेंगे तो ये हमेशा लेस देन 8 रहेगा। लेकिन यदि हम x की जगह 5 पुट करें तो ये बनेगा 5 प्लस 3 8 होगा। 8 इज़ नॉट लेस देन 8, तो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट है असत्य होगा, क्योंकि यदि x इक्वल टू 5 होगा तब x प्लस 3 है, ये नॉट लेस देन होगा 8 से। थर्ड पार्ट है देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू S सच दैट Px जहाँ Px दिया हुआ है x प्लस 3 इक्वल टू 9। ये स्टेटमेंट है देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू S सच दैट Px है, ये असत्य रहेगा क्योंकि x इसका डोमेन है S जिसमें एलिमेंट्स आ रहे हैं 1 2 3 4 5। तो x की जगह हम 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे और 5 रखेंगे तो ये कभी भी 9 के इक्वल नहीं होगा। तो ये स्टेटमेंट है किसी भी x के लिए जहाँ x है ये बिलोंग कर रहा है S में, इसके लिए क्या रहेगा, ये नॉट इक्वल टू 9 रहेगा। तो ये स्टेटमेंट हमारा असत्य हो जाएगा। फोर्थ स्टेटमेंट है देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू S सच दैट Px जहाँ Px है x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 6 है। तो ये स्टेटमेंट है, ये सत्य होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमें किसी x बिलोंग्स टू S के लिए हमें एक एलिमेंट ज़रूर ऐसा मिलेगा जिसके लिए ये वाली कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी। तो हम x की जगह 1 रखें, 2 रखें या 3 रखें अभी हमेशा लेस देन 6 रहेगा। तो ये स्टेटमेंट है देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू S सच दैट Px है, ये सत्य होगा क्योंकि यदि x इज इक्वल टू 1 या x इज इक्वल टू 2 या x इज इक्वल टू 3 होगा तब x प्लस 3 लेस देन इज इक्वल टू 6 मिलेगा हमें। नेक्स्ट एग्जाम्पल है माना z समस्त पूर्णांकों का समुच्चय है यदि pxy को डिफाइन किया गया है x y का गुणक है, मल्टीप्लायर है, तथा qxy इसको डिफाइन किया गया है x लेस देन इक्वल टू y और xy है ये बिलोंग कर रहे हैं z से, सेट ऑफ इंटीजर से। तब निम्न प्रत्येक पर कथन की सत्यता का परीक्षण कीजिए। तो हमें स्टेटमेंट दिए हुए हैं, उनको दिखाना है कि ये सत्य हैं या असत्य हैं। तो इसमें फर्स्ट पार्ट है देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू z सच दैट p 5x। तो ये स्टेटमेंट है, इसको हमें बताना है कि ये सत्य है या असत्य। तो देखिए ये स्टेटमेंट है, ये सत्य होगा क्योंकि हमें x है ये इंटीजर्स के सेट में क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। तो हमें एक पूर्णांक ऐसा ज़रूर मिलेगा जिसके लिए ये स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू होगा। pxy है, इसको डिफाइन किया गया है xy का गुणक है। तो यदि हम pxy में x को 5 के इक्वल लें और y को x के इक्वल, तो हमारे पास क्या बनेगा, ये p5x और x है इसको हम 5 के इक्वल ले रहे हैं, देन ये pxy किसके इक्वल रहेगा, p5 के। तो हमें एक ऐसा पूर्णांक x इक्वल टू 5 बिलोंग्स टू z मिल जाएगा जो कि 5 का गुणज है। तो ये स्टेटमेंट है देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू z सच दैट p5x है, ये ट्रू होगा। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका, नेगेशन
देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू z सच दैट p x टेन, ये स्टेटमेंट है, ये असत्य रहेगा। हमने देयर एग्जिस्ट है, इसका नेगेशन देखा था, ये किसके इक्वल होता है, नेगेशन ऑफ देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू z सच दैट p x टेन है, ये इक्विवेलेंट होता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू z नेगेशन ऑफ p x टेन। इसका मतलब क्या हुआ कि सभी पूर्णांकों x बिलोंग्स टू z के लिए x है वो 10 का गुणक नहीं है, जो कि क्या है, संभव नहीं है, क्योंकि अगर एक पूर्णांक x इक्वल टू 20 दिया होता तो ये 10 का गुणक होता, लेकिन सभी x बिलोंग्स टू z के लिए हम ये नहीं कह सकते कि x है वो 10 का गुणक रहेगा। तो ये स्टेटमेंट है नेगेशन ऑफ देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू z सच दैट p x टेन है, ये असत्य रहेगा। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू z सच दैट p x2 तथा q x6। इस स्टेटमेंट में p x2 को किस प्रकार डिफाइन करेंगे कि x है वो 2 का गुणक है, और q x6 है, इसको किस प्रकार से डिफाइन करेंगे कि x लेस देन इक्वल टू 6 रहे। तो हमें एक ऐसा पूर्णांक देखना है जो इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करे, और कम से कम एक ऐसा पूर्णांक मिलना चाहिए हमें, क्योंकि हमें देयर एग्जिस्ट दिया हुआ है, तो ये स्टेटमेंट है ये ट्रू रहेगा, क्योंकि हमें एक पूर्णांक x इक्वल टू 8 बिलोंग्स टू z इस प्रकार से मिलेगा कि 8 है वो 2 का गुणज है, और 8 है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 6 भी रहेगा, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू z सच दैट q x3 इम्प्लाइज p x3। तो ये कंडीशनल स्टेटमेंट है, और इसके लिए हमें दिया हुआ है कि हमें एक x बिलोंग्स टू z इस प्रकार से मिलना चाहिए कि वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें। तो ये जो स्टेटमेंट है देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू z सच दैट q x3 इम्प्लाइज p x3 है, ये सत्य होगा, क्योंकि q x3 को किस प्रकार से डिफाइन किया गया है, x लेस देन इक्वल टू 3 होना चाहिए, और p x3 है, इसमें क्या होना चाहिए, x है ये 3 का गुणक होना चाहिए। तो क्योंकि हमें एक पूर्णांक ऐसा मिल जाएगा x इक्वल टू 6 जो पूर्णांकों के समुच्चय में बिलोंग कर रहा है, और इस प्रकार से है कि 6 है ये लेस देन इक्वल टू रहेगा 3, और 6 है ये 3 का गुणक भी रहेगा, तो ये स्टेटमेंट है ये सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है परिमेयों की उपपत्ति या प्रमाण की विधियाँ, मेथड्स ऑफ प्रूफ ऑफ थ्योरम्स। इसमें 6 विधियाँ हैं। पहली विधि है निरर्थक या तुच्छ विधि, जिसे बोलते हैं ट्रिवियल मेथड। सेकंड प्रत्यक्ष विधि है, डायरेक्ट मेथड, और थर्ड है अप्रत्यक्ष विधि, इनडायरेक्ट मेथड है। इसमें 2 विधियाँ पढ़ेंगे, विरोधाभास और प्रतिस्थिति। आपके लिए सेकंड और थर्ड मेथड है वो इम्पोर्टेंट है। फोर्थ मेथड है प्रकरणों द्वारा उपपत्ति, प्रूफ बाय केसेस, और फिफ्थ है आदिग्रहित विधि, एग्जिस्टेंस मेथड, और छठी विधि है प्रत्युदाहरण द्वारा उपपत्ति, प्रूफ बाय काउंटर एग्जाम्पल। तो सबसे पहले हम फर्स्ट मेथड को देखते हैं, निरर्थक या तुच्छ विधि। अगर हमारे पास कोई थ्योरम है और हमें निरर्थक या ट्रिवियल मेथड से उसको प्रूफ करना है तो कैसे करेंगे, तो देखिए इसमें माना P इम्प्लाइज Q एक सहप्रतिबंध कथन है। यदि हम यह सिद्ध कर दें कि Q सत्य है, जो ये Q है इसको हम सत्य सिद्ध कर दें, तब P इम्प्लाइज Q है ये भी सत्य सिद्ध हो जाएगा, चाहे P कुछ भी हो। तो इस प्रकार के जो प्रूफ होते हैं उनको ट्रिवियल प्रूफ बोलते हैं। सेकंड मेथड है प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड। तो इस विधि से हम किसी थ्योरम का प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं, कथन P इम्प्लाइज Q है इसको सिद्ध करने के लिए सर्वप्रथम हम मानते हैं कि कथन P है, उसको सत्य लेके चलते हैं, उसके बाद P को सत्य लेकर चलते हैं, तो फिर हम Q को सत्य दिखाते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है, यदि n एक विषम पूर्णांक है तब n स्क्वायर भी विषम होगा। तो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले P को सत्य मानेंगे। P और Q कथन क्या है, यहाँ पे n एक विषम पूर्णांक है, इसे हमने कथन P लिया है, और Q स्टेटमेंट है n स्क्वायर एक विषम पूर्णांक है। तो इसमें प्रत्यक्ष विधि है, इसे प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम P को सत्य लेकर चलते हैं। तो सर्वप्रथम P को सत्य मानेंगे। P स्टेटमेंट है हमारा n एक विषम पूर्णांक है, तो n एक विषम पूर्णांक है, तब n को विषम पूर्णांक की फॉर्म में लिख रहे हैं, n इक्वल टू 2k प्लस 1, और k है ये भी एक पूर्णांक है जो सेट ऑफ इंटीजर्स में बिलोंग कर रहा है। तो n इक्वल टू 2k प्लस 1 है, इसको दोनों साइड स्क्वायर करते हैं, तो n स्क्वायर इक्वल टू 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसके होल स्क्वायर को ओपन करेंगे
तो हमारे पास ये बनेगा n स्क्वायर इज इक्वल टू 4k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 1। जो यहाँ 4k स्क्वायर प्लस 4k है, यहाँ से 2 को कॉमन ले रहे हैं, तो हमारे पास यहाँ बनेगा n स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 2k स्क्वायर प्लस 2k, और ये प्लस 1 है। तो ये 2k स्क्वायर प्लस 2k है, इसको भी हम एक पूर्णांक मान लेंगे क्योंकि k हमारा एक पूर्णांक है। तो यहाँ से आएगा n स्क्वायर इज इक्वल टू 2k डैश प्लस 1। तो n स्क्वायर है वो भी क्या हो जाएगा, एक विषम पूर्णांक हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया कि स्टेटमेंट Q है वो भी सत्य है। तो P स्टेटमेंट को हम सत्य लेकर चले थे, Q स्टेटमेंट को सत्य दिखा दिया है, तो इसलिए कंडीशनल स्टेटमेंट है P इम्प्लाइज Q है वो भी सत्य होगा। नेक्स्ट मेथड है अप्रत्यक्ष विधि, जिसमें हम दो विधियां पढ़ेंगे, विरोधाभास विधि और प्रतिस्थिति विधि। पहली विधि देखते हैं, विरोधाभास विधि। इस विधि में क्या करते हैं, कथन P इम्प्लाइज Q को सिद्ध करने के लिए सर्वप्रथम हम मानते हैं कि कथन P है वो सत्य है तथा कथन Q है वो असत्य है। तो कथन P को सत्य लेके चलेंगे और कथन Q है उसको असत्य मानेंगे, अर्थात नेगेशन ऑफ Q है ये क्या रहेगा, सत्य रहेगा। तो नेगेशन Q लेके चलेंगे तो हमें निष्कर्ष में क्या मिलेगा कि Q को असत्य मानने का विरोधाभास आएगा। तो हम क्या बोलेंगे, अतः Q असत्य मानना गलत है। Q स्टेटमेंट है उसका विरोधाभास आएगा, तो हमारे पास ये कारण आएगा कि Q है वो असत्य निकलेगा। तो हम क्या बोलेंगे, P इम्प्लाइज Q है वो सत्य रहेगा। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। प्रदर्शित कीजिए कि यदि अल्फा स्क्वायर एक सम पूर्णांक है तो अल्फा भी एक सम पूर्णांक है। ये हमें कंडीशनल स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो इसमें हम P और Q स्टेटमेंट को मानेंगे। तो माना P स्टेटमेंट क्या रहेगा, अल्फा स्क्वायर एक सम पूर्णांक है, और Q स्टेटमेंट क्या रहेगा, अल्फा एक सम पूर्णांक है। तो विरोधाभास विधि से सिद्ध करने के लिए हम सबसे पहले क्या लेके चलेंगे कि कथन P है उसको तो सत्य मानेंगे और कथन Q है उसको असत्य मानेंगे। तो Q कथन हमारा दिया हुआ है अल्फा एक समपूर्णांक है, तो इसका नेगेशन Q है इसको सत्य लेकर चलेंगे। तो नेगेशन Q क्या होगा, अल्फा एक समपूर्णांक नहीं है, अर्थात अल्फा एक विषम पूर्णांक होगा। यदि संभव हो तो माना नेगेशन Q सत्य है, अर्थात अल्फा एक समपूर्णांक नहीं है, तो अल्फा एक विषम पूर्णांक हो जाएगा। तो अल्फा को हम विषम पूर्णांक के रूप में लिख रहे हैं, अल्फा इज इक्वल टू 2m प्लस 1, और m है ये बिलोंग कर रहा है पूर्णांकों के समुच्चय z में। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 2m प्लस 1 का होल स्क्वायर, और इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 4m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 1, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे इन दोनों टर्म में से, तो अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 2m स्क्वायर प्लस 2m बनेगा, और प्लस 1 चल रहा है साथ में, तो अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 2m डैश प्लस 1। m यहाँ पूर्णांक है तो इसको हमने एक m डैश एक पूर्णांक ले लिया जो किसके इक्वल है, 2m स्क्वायर प्लस 2m के। तो अल्फा स्क्वायर है वो भी एक विषम पूर्णांक आ जाएगा। P स्टेटमेंट था अल्फा स्क्वायर एक सम पूर्णांक है, तो ये इसका नेगेशन आया है P स्टेटमेंट का कि अल्फा स्क्वायर एक विषम पूर्णांक है। जो P स्टेटमेंट है उसको हम सत्य मानकर चले थे, तो ये जो हमारी कल्पना थी अल्फा स्क्वायर एक सम पूर्णांक है का विरोधाभास है, अतः हमारा मानना गलत है कि अल्फा एक सम पूर्णांक नहीं है, अर्थात अल्फा एक सम पूर्णांक है। तो हम नेगेशन Q को सत्य मानकर चले थे, वो हमारा मानना गलत हो गया है, इसलिए Q है वो भी सत्य है। तो हमारी ये थ्योरम में ये प्रूफ हो जाती है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, तो इसको प्रूफ करते हैं। यदि संभव हो तो माना √2 परिमेय संख्या है। चूँकि हम जानते हैं कि परिमेय संख्या को P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ P और Q है वो पूर्णांक होते हैं तथा Q नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो इस थ्योरम को हम प्रूफ करने के लिए हम परिकल्पना ये लेकर चल रहे हैं कि P व Q स्टेटमेंट है, तो P व Q के मध्य कोई भी उभयनिष्ठ संख्या नहीं है, और √2 है इसको हम परिमेय संख्या मान रहे हैं, तो इसे P बटा Q के रूप में लिखेंगे। तो √2 इक्वल टू P बाई Q, इसका स्क्वायर करेंगे दोनों साइड तो ये बनेगा 2, P बाई Q है इसका स्क्वायर हो जाएगा P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर। यहाँ से P स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो ये होगा P स्क्वायर इक्वल टू 2Q स्क्वायर। इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया है। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि P स्क्वायर वो क्या है, एक सम संख्या है, 2 के मल्टीपल में है, तो P है वो भी एक सम संख्या होगी। इसे इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। अब हमने
p को एक सम संख्या मानना है तो p इक्वल टू 2m की फॉर्म में लिख सकते हैं। और m यहाँ क्या रहेगा, इंटीजर रहेगा कि m है ये पूर्णांकों के समुच्चय में बिलोंग कर रहा है। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा p स्क्वायर इक्वल टू 4m स्क्वायर। p स्क्वायर की इक्वेशन 1 है उससे वैल्यू पुट कर रहे हैं। p स्क्वायर की इक्वल टू हमने लिखा था 2q स्क्वायर, जो हमारी इक्वेशन 1 थी वहाँ से वैल्यू पुट कर रहे हैं p स्क्वायर की। तो ये बनेगा 2q स्क्वायर इक्वल टू 4m स्क्वायर। समीकरण 1 से हमने मान रख दिया है। तो यहाँ से 2 को कैंसिल करेंगे तो ये आएगा q स्क्वायर इक्वल टू 2m स्क्वायर। तो हमारे पास q स्क्वायर है वो भी एक सम संख्या आ गई क्योंकि ये 2 के मल्टीपल में है। तो हम यहाँ क्या बोलेंगे कि q है वो भी एक सम संख्या होगी। इक्वेशन नंबर 3 दे दिया तो हमारे पास इक्वेशन 2 और 3 से क्या होगा कि p तथा q है ये सम संख्या आ जाएंगी। तो p और q सम संख्या है तो इनके मध्य एक उभयनिष्ठ संख्या 2 अवश्य होगी जो कि विरोधाभास है, क्योंकि हम परिकल्पना लेके चले थे कि p और q के मध्य कोई भी उभयनिष्ठ संख्या नहीं होगी। अतः हमारा मानना कि p व q के मध्य कोई भी उभयनिष्ठ संख्या नहीं है ये गलत है। तो जो √2 को हम क्या लेके चले थे, परिमेय संख्या है, तो अतः √2 परिमेय संख्या नहीं है। तो ये हमारी थ्योरम है वो प्रूफ हो जाती है। अप्रत्यक्ष विधि में ये सेकंड विधि है हमारी प्रतिस्थिति विधि। तो इस विधि में क्या करते हैं, कथन p इम्प्लाइज q को सत्य सिद्ध करने के लिए सर्वप्रथम हम मानते हैं कि कथन p है वो सत्य है तथा कथन q है वो सत्य नहीं है, अर्थात नगेशन q है वो सत्य है। फिर नगेशन q की परिकल्पना से नगेशन p सत्य प्राप्त होता है, अर्थात नगेशन q इम्प्लाइज नगेशन p सत्य प्राप्त होता है। तो हमने पीछे पढ़ा था कि कंडीशनल स्टेटमेंट है, इसकी प्रतिस्थिति कैसे निकालते हैं। नगेशन q इम्प्लाइज नगेशन p रहती है, किस स्टेटमेंट के लिए रहते हैं, p इम्प्लाइज q के लिए। तो अतः प्रतिस्थिति से क्या होगा, p इम्प्लाइज q है ये सत्य हो जाएगा। इसे एग्जाम्पल से देखते हैं। यदि अल्फा स्क्वायर एक विषम पूर्णांक है तो सिद्ध कीजिए कि अल्फा भी एक विषम पूर्णांक है। इसे प्रतिस्थिति विधि से प्रूफ करना है। ये कंडीशनल स्टेटमेंट है तो इसमें p और q स्टेटमेंट क्या क्या है। p स्टेटमेंट लेके चल रहे हैं अल्फा स्क्वायर एक विषम पूर्णांक है और q स्टेटमेंट है ये लेके चल रहे हैं अल्फा एक विषम पूर्णांक है। तो इस विधि में हम क्या करते हैं, कथन p है उसको तो सत्य लेके चलते हैं और कथन q है उसका नगेशन q लेके सत्य मानते हैं। तो यदि संभव हो तो मानना नगेशन q सत्य है, अर्थात नगेशन q क्या होगा, अल्फा एक विषम पूर्णांक नहीं है तो अल्फा क्या होगा, एक सम पूर्णांक हो जाएगा। तो सम पूर्णांक के रूप में लिखेंगे तो अल्फा इक्वल टू 2m और m क्या है, एक पूर्णांक है जो पूर्णांकों के समुच्चय z में बिलोंग कर रहा है। इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 4m स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर इक्वल टू इसको 2 की फॉर्म में लिख रहे हैं 2 इंटू 2m स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 2m डैश, m डैश क्या है 2m स्क्वायर और ये क्या है इंटीजर ही होगा क्योंकि ये m बिलोंग कर रहा है z से, तो 2m स्क्वायर है ये भी z से बिलोंग करेगा। तो अल्फा स्क्वायर है वो भी हमारे पास क्या आएगा, एक समपूर्णांक आएगा। अल्फा स्क्वायर एक समपूर्णांक है तो अल्फा स्क्वायर एक विषम पूर्णांक नहीं है। और हमारे पास स्टेटमेंट p क्या था कि अल्फा स्क्वायर एक समपूर्णांक है, तो ये p का क्या आ गया, नगेशन आ गया। तो हमारे पास क्या आ गया, नगेशन q इम्प्लाइज नगेशन p है वो सत्य है। तो हम क्या बोलेंगे, p इम्प्लाइज q है ये सत्य होगा। फोर्थ मेथड देखते हैं, प्रकरणों द्वारा उत्पत्ति प्रूफ बाय केसेस। तो इसमें थ्योरम का स्टेटमेंट किस टाइप में दिया रहता है, कथन p1 और p2 और p3 और एंड सो ऑन pn इम्प्लाइज q। इसको सिद्ध करने के लिए हम जानते हैं कि p1 और p2 और p3 और pn है ये इम्प्लाइज q है, ये इक्विवेलेंट होता है p1 इम्प्लाइज q एंड p2 इम्प्लाइज q एंड pn इम्प्लाइज q। तो सबसे पहले इस विधि में हम क्या करेंगे, जो ये p1 इम्प्लाइज q है, p2 इम्प्लाइज q है और pn इम्प्लाइज q है, ये विभिन्न प्रकार के प्रकरण हैं। सबसे पहले हम इनको सिद्ध करेंगे। अगर हम इनको सिद्ध कर देते हैं तो हमारे पास जो कथन रहता है p1 और p2 और p3 एंड सो ऑन pn है इम्प्लाइज q, ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। पांचवी विधि है आदिग्रहित उत्पत्ति एग्जिस्टेंस प्रूफ। इस प्रकार की विधि है, ये अस्तित्ववान पर कथन होते हैं उनको सिद्ध करने के लिए काम में ली जाती है। तो कथन देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू d सच दैट px
को सत्य सिद्ध करने के लिए हमें समुच्चय डी है, डी क्या है, एक्स है, उसका प्रांत है, डोमेन है। तो डी में से एक ऐसे अवयव ए का अस्तित्व बताना पड़ेगा। तो हम एक्स इक्वल टू एक ऐसा अवयव लेंगे जिसके लिए पी ए सत्य है। और ये आदिग्रहित उत्पत्ति है, ये दो प्रकार की होती है, रचनात्मक आदिग्रहित उत्पत्ति विधि और अरचनात्मक आदिग्रहित उत्पत्ति विधि। सिक्स्थ मेथड है प्रत्युदाहरण द्वारा उत्पत्ति, प्रूफ बाय काउंटर एग्जाम्पल। तो इसमें क्या करते हैं, यूनिवर्सल स्टेटमेंट होते हैं, उनको असत्य सिद्ध करने के लिए काम में ली जाती है। तो कथन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डी, पी एक्स को असत्य सिद्ध करने के लिए तो डी मॉर्गन नियम काम में लेंगे। तो इसका नेगेशन निकालेंगे असत्य सिद्ध करने के लिए, नेगेशन ऑफ फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डी पी एक्स। तो ये किसके इक्विवेलेंट होगा कि फॉर ऑल है, इसका नेगेशन है वो देयर एग्जिस्ट में चेंज हो जाता है। तो हमारे पास ये आएगा देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू डी सच दैट नेगेशन ऑफ पी एक्स। तो इसको हम सत्य सिद्ध करेंगे। को सत्य सिद्ध करने के लिए हमें केवल एक ऐसे अवयव x इक्वल टू ए बिलोंग्स टू डी को ज्ञात करना होगा जिसके लिए पी ए असत्य हो। तो ऐसे अवयव x इक्वल टू ए को प्रत्युदाहरण काउंटर एग्जाम्पल कहते हैं। तो इस प्रकार की विधि में जो यूनिवर्सल स्टेटमेंट था उसको असत्य सिद्ध करते हैं। तो असत्य सिद्ध करने के लिए डी मॉर्गन नियम काम में लिया है, तो ये इसके इक्विवेलेंट होगा। तो इसको हम क्या करेंगे, सत्य सिद्ध करेंगे। और जैसा आदिग्रहित उत्पत्ति में किया था, एक ऐसे अवयव ए को लेंगे जो एक्स के प्रांत में डोमेन में बिलोंग कर रहा है, जिसके लिए उसमें आदिग्रहित उत्पत्ति में क्या होता था, पी ए सत्य होता था और इसमें पी ए को असत्य लेके चलते हैं। जो हमने एक्स इक्वल टू ए माना है उसको बोलते हैं काउंटर एग्जाम्पल। तो इस विधि से हम थ्योरम को सिद्ध कर लेंगे। तो ये हमारी यूनिट साध्य कलन है, ये कंप्लीट हो गई है। थैंक यू सो मच।